Now in next part, now in this part we are here for studying about static, limiting and static, limiting and dynamic friction. Here we are just studying about the topic is static, limiting and dynamic friction. Suppose we have a block of VW resting on a fixed block. Resting on a fixed block, or you can say fixed surface. Okay. As we know, if we are applying any force P in this direction for providing motion of this block in this direction, means motion direction is this. जैसे ही फोर्स हम P लगाते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है. फ्रिक्शन फोर्स विल ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मीन्स हियर वी हैव एन फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f. That we have a graph. In x-axis we have applied force, or you can say it's a P. In y direction we have a friction force small f. We have a friction force small f. Okay, one thing, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है. ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज एन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. सेल्फ एडजस्टिंग मीन्स वो अप्लाइड फोर्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं. ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि ये हमारी कोई एक बॉडी है जिसको हमने ये फील्ड फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में मोशन दे रहा है. डायरेक्शन फील्ड फोर्स में जैसे ही मोशन दिया, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो गया स्मॉल एफ. अब सपोज दैट कि हमने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वैल्यू है 5 किलोमीटर. कितना है? 5 किलोमीटर. तो जैसे ही 5 किलोमीटर फोर्स हमने अप्लाई किया, फ्रिक्शन फोर्स हुआ और हमने ये देखा कि ये ब्लॉक हमारा मूव नहीं किया. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारा अप्लाइड फोर्स हुआ उतना ही कौन सा फोर्स हुआ? फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ. ओके, अब अगेन फिर से हमने अपने फ्रिक्शन जो अप्लाइड फोर्स है उसको इंक्रीज किया 5 किलोमीटर से कितना? 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर अप्लाई करने पर फिर हमने ये रियलाइज किया कि हमारी बॉडी मूव नहीं हुई. यानी बॉडी भी हमारी किस कंडीशन में है? स्टैटिक कंडीशन में. किस कंडीशन में? स्टैटिक कंडीशन में. तो इसका मतलब ये हो कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं अप्लाइड फोर्स, वैसे वैसे हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है. तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगी. क्लियर? स्ट्रेट लाइन में हमें एक कंडीशन ऐसी मिलेगी जिस कंडीशन तक हम जितना भी फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उस पर उतना ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है और बॉडी हमारी मूव नहीं कर रही. तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट तक हमारी बॉडी मूव नहीं करती है, वो पॉइंट हमारा स्टैटिक पॉइंट कहलाता है. स्टैटिक पॉइंट मीन्स बॉडी इज इन अ रेस्ट कंडीशन. दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज नोन एज स्टैटिक कंडीशन. ओके, अब अगेन अब हमने फिर से फोर्स अप्लाई किया. हमने कहा हमने फोर्स को बढ़ा दिया 12 किलोमीटर. जैसे ही 12 किलोमीटर फोर्स अप्लाई किया, हमें एक कंडीशन ऐसी मिली कि अब हमारा बॉडी मूव करने की कंडीशन में आ गई. मूव इन द सेंस कि एट दिस 12 किलोमीटर मीन्स एट 12 किलोमीटर बॉडी हमारी किस पे है? टेंस टू मूव. मतलब बॉडी भी मूव नहीं की बट अब मूव कर जाएगी. ठीक है, अब मूव कर जाए यानी इस पॉइंट पे. तो यानी ये हमारा कौन सा हुआ? मैक्सिमम फोर्स. अभी तक मैं 10 किलोमीटर तक ड्रॉ किया, अब हमारा ये 12 किलोमीटर हुआ. तो 12 किलोमीटर मीन्स इस फोर्स पे बॉडी हमारी मूव करने वाली है. करी नहीं है बट करने वाली है. तो ये फोर्स हमारा मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स कहलाया. कौन सा फोर्स कहलाया? तो इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन होगा वो हमारा कहलाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन इसलिए बोला हमने क्योंकि इसी पॉइंट के बाद हमारी बॉडी क्या करेगी? मूव कर जाएगी. मूव कर जाएगी इसका मतलब एक तरीके से सेंस में ये आता है कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या हो? डिसअपियर. फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली प्रेजेंट है बट मूवमेंट हो गई, फ्रिक्शन फोर्स का इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हुआ. तो यानी मैक्सिमम पॉइंट जहां तक हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम किया वही हमारा क्या कहलाया? लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू. कौन सी कहलाई? लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू. या फिर इसे हमने बोला मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू. क्लियर? अब
अब 12 किलो न्यूटन के बाद जैसे ही हमने फोर्स 13 किलो न्यूटन के बाद लगाया तो हमें ये पाया कि हमारी बॉडी क्या कर गई, मूव कर गई, बॉडी हमारी मूव कर गई। यानी इस कंडीशन पे जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगा वो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है अप्लाइड फोर्स से कम होगा। अभी तक जितना भी फ्रिक्शन फोर्स हो रहा था वो अप्लाइड फोर्स के बराबर जनरेट हो रहा था, बट अब जैसे ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद आगे बढ़े हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। किसके कंपैरिजन में, अप्लाइड फोर्स के। तो हमने कहा हमारी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। अब ड्रॉप हो गई, अब इस पॉइंट के बाद यानी 13 किलो न्यूटन के बाद जब बॉडी हमारी मूव कर रही है तो कितना भी अप्लाइड फोर्स अप्लाई करें हम, फ्रिक्शन फोर्स हमारा कांस्टेंट रहेगा और बॉडी हमारी क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये जो कंडीशन है जिसपे हमारी बॉडी मूव करेगी वो हमारे डायनेमिक फ्रिक्शन की कंडीशन कहलाती है। कैसी फ्रिक्शन कंडीशन, डायनेमिक फ्रिक्शन की कंडीशन कहलाती है। मैक्सिमम पॉइंट एट विच बॉडी टेंड्स टू मूव, यानी बॉडी जिस पे मूव करने वाली होती है उस फोर्स पे जो हमारा फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारा लिफ्टिंग फ्रिक्शन कहलाए या फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन। वो अप्लाइड फोर्स जिस पे बॉडी हमारी स्टैटिक कंडीशन पे रहती है उस फोर्स के रिगार्डिंग जो भी हमारा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो वो हमारा कैसे कहलाया, स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन कहलाया, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाया। ठीक है, अगर हम इसको पॉइंट ए नाम दे, इसको पॉइंट बी नाम दे, इसको पॉइंट सी नाम दे, तो पॉइंट ए जो होता है वो हमारा, पॉइंट ए हमारा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू। पॉइंट बी की बात करते हैं, पॉइंट बी की बात करें हमने तो पॉइंट बी हमारा कहलाएगा मैक्सिमम और लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम और लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाया। अब पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी हमारा दिस इज पॉइंट सी, पॉइंट सी हमारा कहलाया डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, और यू कैन से इट्स अ और काइनेटिक फ्रिक्शन, यू कैन से इट्स काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, दिस इज क्लियर। Okay, now this is all about static, limiting and dynamic friction. Now comes to law of friction. Law of friction. अब हम बात करते हैं law of friction से। law of friction क्या कहता है, law of friction कहता है कि law of friction ये कहता है कि law of friction को हम जनरली बोलते हैं कूलम्स law of friction, कूलम्स law of friction, कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। कूलम्स ने कुछ लॉज बताए। पहला, कूलम्स लॉ ने बोला कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज अ टेंजेंशियल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमारा कैसा फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के पहले पार्ट में हमने देख लिया था कि क्यों से टेंजेंशियल फोर्स करते हैं, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करता है किसी भी ब्लॉक की, इसीलिए हम टेंजेंशियल फोर्स करते हैं। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स always acts at point of contact। point of contact याद रखिएगा ये बात, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे काम करता है। ये नहीं कि पूरे बॉडी पे कांटेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे हमारा कांटेक्ट दो बॉडी करती ऑलवेज फ्रिक्शन वहीं पे काम करता है। तीसरा, फ्रिक्शन फोर्स की जब हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज, डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, कितना भी बड़ा छोटा आप लीजिए उससे मैटर हमें नहीं करता। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन सरफेस एंड मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है, सरफेस और मटेरियल। जैसे अभी पहले पार्ट में हमने बताया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सिर्फ रफ सरफेस पे काम करता है, फ्लैट सरफेस पे कभी भी काम नहीं करता है। इसीलिए हमने बोला डिपेंड्स ऑन सरफेस, और डिपेंड करता है मटेरियल। जैसा मटेरियल होता है उसके यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू भी हमारी चेंज होती है। द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज directly proportional to normal reaction force। अगर याद हो आपको कि फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि जब कोई भी रिएक्शन फोर्स होता है तो उसके दो कंपोनेंट निकलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फ्रिक्शन फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स।
तो कहता है ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शन होता है। तो हमारा ये हुआ फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमने कहा ये कोई कांस्टेंट आया म्यू, जिस हो गया एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जो हमारा कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट of this friction is known as coefficient of friction. This is known as coefficient of friction. Sorry, this is known as coefficient of friction. Okay, ये हो गया हमारे एपिस्कोड में coefficient of friction. अब जब हम बात करते हैं, हमने बात की थी अभी 3 फ्रिक्शंस की बात की थी, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, लिमिटिंग, डायनामिक फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं तो इस केस में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। स्टैटिक की बात करें तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, जो फोर्स होगा हमारा कौन सा, स्टैटिक फोर्स। अगर स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक कंडीशन में तुम्हारा इक्वेशन बनेगी एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या हो जाएगा, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एस मतलब स्टैटिक, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ फ्रिक्शन फोर्स, एस फॉर स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग की बात करेंगे एफ एल, या फिर इसको कर सकते हैं एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम की बात करते हैं तो ये हमारा किस केस पर हो जाएगा, म्यू मैक्सिमम, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, सॉरी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू मैक्सिमम इनटू एन। ओके, जब हम डायनेमिक की बात करते हैं या काइनेटिक की बात करते हैं तो एफ डी हो जाएगा। डायनेमिक की बात की हमने तो ये हमारा हो जाता है एफ डी इज इक्वल टू म्यू डी इंटू एन। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डी फॉर डायनेमिक, एफ फ्रिक्शन फोर्स, डी फॉर डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। ये हो गया हमारे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। आपको पता है कि जो हमारा एफ डी होता है वो लेस देन होता है एफ एस, याद रखिएगा, लेस देन होता है एफ एस या फिर एफ डी जो हमारा होता है लेस देन एफ एस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो म्यू एस होगा वो ग्रेटर देन म्यू डी या फिर कह सकते हैं म्यू के, चाहे डायनेमिक के है चाहे काइनेटिक। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।